तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इसका होपफुली ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर था हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज वाला, इसमें हम अब पढ़ेंगे पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके रिसोर्सेज और जो उनकी लैंड है उस पे एक तरीके से एंक्रोचमेंट था नॉन ट्राइबल्स का। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द नेहरूवियन एरा हमने नोटिस किया कि किस तरीके से जो फोकस था हमारे देश का पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज ऑन developing the nation by building large dams, factories, industries, mines। हम हर वो काम कर रहे थे जिससे हम विकसित देशों की रेस में शामिल हो सकें, और हम अर्बन एरियाज़ डेवलप कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही थी, मिलें बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। और इसी के ऑपोजिट यही जहाँ पे एक तरफ हम इतना ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे अपने देश के अंदर, उसी की वजह से दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ट्राइबल्स के एरिया में उनके रिसोर्सेज में इंक्रोचमेंट किया गया बाय गवर्नमेंट्स एंड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बाय नॉन ट्राइबल पीपल, और जिससे उनकी जो लैंड थी, उनके मिनरल्स, उनके फॉरेस्ट, उनके हिल्स, उन सबको उनसे डिस्पोजेस कर लिया गया। और बहुत सारे जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे उनको जाना पड़ा काम के चलते, ट्राइबल एरियाज़ में डेवलपमेंट के चलते, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कल्चर था, जो इकोनॉमी थी, जिस तरीके से वो रहते थे, उस पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा था और वो बुरा असर था। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे, जब इतना ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट उनके एरियाज़ में हुआ, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए थैंक्स टू द सो कॉल्ड डेवलपमेंट, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पलट के रिबेल किया। और जो वो रिबेलियन था वो बहुत बड़े लेवल पे था। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए एक रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन का रास्ता अपनाया, जिससे दो बातें हुई। उसका एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके रिबेलियन का ये हुआ कि कुछ जगहों पर उन्हें स्टेटहुड मिला ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जिससे हम देखते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स बने, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन वहीं उस रिबेलियन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। जो उनका रिबेलियन था, जो अगर हम कह सकें कि वो जो बहुत बड़े लेवल पे रिबेलियन था, तो वो कुछ एरियाज़ जहाँ पे रिबेलियन बहुत ज़्यादा था उनको डिस्टर्ब्ड एरियाज़ घोषित कर दिया गया। वहाँ पे नक्सलाइट्स और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने आर्म्ड रिबेलियन करने की कोशिश करी, और उसी के चलते स्टेट रिप्रेशन का उन्हें सामना करना पड़ा। और जब स्टेट रिप्रेशन उनका हुआ तो पलट के उन्होंने और रिबेल किया। तो ये एक विशियस साइकिल सी हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से उनकी रिसोर्सेज पे इंक्रोचमेंट होता है, फिर वो रिबेल करते हैं, फिर उनके रिबेल से स्टेट रिप्रेशन उनको और दबाने की कोशिश करता है, और फिर वो फिर रिबेल करते हैं। तो इससे हम देखेंगे कि उनके कल्चर पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी सोसाइटी पे कितना ज़बरदस्त असर पड़ता है। और धीरे धीरे विद द टाइम हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसके अंदर चेंज आया है थैंक्स टू जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, मॉडर्न एजुकेशन जो हमने आज मिलने लगी है, मॉडर्न ऑक्यूपेशन है। क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटीज़, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनको
उनके लिए भी ये प्रोवाइडेड की जाती है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ उनको मिलती हैं, मॉडर्न एजुकेशन वो लोग लेते हैं। मतलब not everyone, but some of them who could afford to get modern education and modern occupation. तो ये जो बदलाव है वो एक, हम दो चीज़ें देखते हैं इस बदलाव के कारण ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर। एक तो वो डेवलप हुई हैं धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटीज़। दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि इस एजुकेशन और इस ऑक्यूपेशन के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को और ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करी है। आप देखेंगे जब भी आप ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दो मेजर इश्यूज हमारे सामने आते हैं इसकी वजह से। एक तो जो उनके लैंड्स हैं, जो उनके फॉरेस्ट हैं, जो उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल है, उससे रिलेटेड एक इशू हमारे सामने आता है कि किस तरीके से ये एक इशू है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, वेदर द ट्राइबल कम्युनिटी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज और नॉट। और दूसरा जो एक इशू हमारे सामने आता है वो आता है उनकी एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, जिसको कि वो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके की नई कॉन्शियसनेस उभर के आ रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर। और अब इसके आगे इसी से रिलेटेड जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मैंने पहले भी ये डिस्कस की थी ये बात कि किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी बहुत ही ज़्यादा क्लोज नेट कम्युनिटीज़ होती हैं थैंक्स टू देयर फैमिलीज़ एंड किनशिप। फैमिली को हम हिंदी में परिवार और किनशिप को नातेदारी कहते हैं। और जो फैमिली है इज़ ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन। हम पहले ही समझ चुके हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस किन्हें कहते हैं, तो फैमिली भी उसी कैटेगरी के अंदर आती है और इसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जो फैमिलीज़ हैं कैन बी टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अ फैमिली कैन बी अ न्यूक्लियर फैमिली और इट कैन बी एन एक्सटेंडेड फैमिली। और वो मेल हेडेड भी हो सकती है, फीमेल हेडेड भी हो सकती है। जो उसके डिसेंडेंट हैं, जो लाइन ऑफ डिसेंडेंट है फैमिली का, इट कैन बी मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोसाइटी का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल पे हम फैमिली के अंदर, हम कहते हैं फैमिली इज़ अ मिनिएचर ऑफ अ सोसाइटी। तो वो जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, वही स्ट्रक्चर हम फैमिलीज़ के अंदर भी देख सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस लीड्स टू मोर फीमेल हेडेड फैमिलीज इन विलेजेस। किस तरीके से जो विलेजेस के अंदर जैसे जैसे माइग्रेशन लोग जो हैं श्रम पलायन करते हुए अर्बन एरियाज़ में आते हैं, तो जो फैमिलीज़ हैं जो गांव में पीछे रह जाती हैं वो किस तरीके से फीमेल हेडेड हो जाती हैं, किस तरीके से औरतें उन फैमिलीज़ को चलाने लगती हैं। और एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो वर्किंग पेरेंट कल्चर लीड्स टू द मूविंग इन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इनटू फैमिली टू लुक आफ्टर किड्स। किस तरीके से जब अर्बन एरियाज़ के अंदर जब दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं घरों में और किस तरीके से बच्चों की देखभाल करते हैं। तो जो हमारी सोसाइटी में जब चेंज आता है तो वो चेंज कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज़ में भी रिफ्लेक्ट करता है। और जो ये चेंजेस बहुत धीरे भी आते हैं, कई बार तेज़ी से भी आते हैं, कई बार एक्सीडेंटली आते हैं। एक्सीडेंटली अगर हम चेंजेस की बात करें तो वॉर और माइग्रेशन ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत जल्दी हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आते हैं। और ये चेंजेस कई बार हम जानबूझकर लेके आते हैं। जैसे अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज करती हूँ तो वो चेंज जो है वो मैं जानबूझकर अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर लेके आई हूँ। और अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके की, दो तरीके की फैमिलीज़ हो सकती हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है कि एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो है उसके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे, जबकि एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जनरेशन्स आपको देखने को मिलती हैं, दो से ज़्यादा जनरेशन्स यूजुअली देखने को मिलती हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर।
वहीं हमारा जो फैमिली का जो फॉर्म है वो मैट्रिलोकल हो सकता है, वो मातृतंत्रात्मक हो सकता है, वो पितृतंत्रात्मक हो सकता है पैट्रिलोकल, और जो हमारी लीनियज है वो मैट्रिलिनियल हो सकती है या पैट्रिलिनियल हो सकती है। इसी पे हम अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। आप ये चैप्टर पढ़िए। लास्ट में मेघालय सक्सेशन एक्ट भी आप पढ़ सकते हैं 1986 का, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से जो फैमिलीज़ है उसके डाइवर्स फॉर्म्स हैं।